Class 10 History Nationalism in Europe. Let us first talk about emergence of nationalism in Europe. कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे शुरू हुई. During the 19th century, nationalism brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19वीं सदी थी. राष्ट्रवाद पूरे यूरोप के अंदर बड़े ही तगड़े चेंजेस लेके आया और ऐसे चेंजेस जिसने पूरी प्रेजेंट कंडीशंस को बदल दिया, फिर वो चाहे पॉलिटिकल हो या फिर मेंटल, यानी जो लोगों के दिमाग की बात हो. नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. अब ये ध्यान रहे कि उस समय यूरोप में किंगडम्स थे, कोई नेशंस नहीं थे, लेकिन अब नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुए थे, यानी देश बनना शुरू हुए थे. किसकी जगह पे? एम्पायर्स की जगह पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. और मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो लंबे समय से यूरोप के अंदर चलन में आ रहा था, यानी वो डेवलप हो रहा था. नेशन स्टेट क्या होता है? तो नेशन स्टेट इज़ वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स and not only its rulers come to develop a sense of common identity and shared history or descent which were forged through struggles, actions of leaders and the common people. इसका मतलब कि नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट वो है जहाँ पे उसकी जो जितने भी नागरिक है उस देश के, उसकी मेजॉरिटी संख्या सिर्फ उसके रूलर्स ही नहीं, वो खुद लोग भी अपनी आइडेंटिटी कॉमन समझते हैं और वो उन्होंने डिराइव की होती है अपनी पास्ट हिस्ट्री से, ठीक है, जिसे उन्होंने हासिल किया था लड़ाइयों से, उनके एक्शन से और उनके लीडर्स द्वारा. ठीक है, जैसे आई एम एन इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस, तो दिस इज़ आवर कॉमन आइडेंटिटी दैट वी ऑल आर इंडियंस. और हमने इंडियंस कैसे बने, उसका एक इतिहास है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था और उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ता गया, फिर अलग अलग रूलर्स आए, हम सबको हटाते गए, हम सबका कॉमन स्ट्रगल था, ब्रिटिशर्स को हमने बाहर निकाला, है ना. हमारे नेता हुए गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, इन सब ने मिलके हमें आज़ादी दिलवाई. तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी शेयर इन कॉमन. तो उसी प्रकार से नेशन स्टेट के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती है. लेट अस टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, जो कि हम 9th में ऑलरेडी देख चुके हैं. लेट अस स्टडी दिस वंस. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. असली में राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी एक इमेज हमें दिखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर. साल था 1789. नाउ फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट in 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. उस समय फ्रांस क्या था? एक बड़ा सा एम्पायर था, है ना, टेरिटोरियल स्टेट, बड़ा सा एम्पायर था और एक राजा के अंडर में था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा ये चेन ऑफ इवेंट्स, है ना, बेस्टाइल जेल पे हमला, फिर ग्रुप ऑफ पीपल कम इनटू पावर, डायरेक्टरी कम्स इनटू पावर. उससे पहले अपने रेन ऑफ टेरर पीरियड था. तो वहाँ पे लगातार पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में. और इससे क्या हुआ? सॉवरेनिटी जो था, रूल ऑफ द पीपल, या उनकी खुद की स्वाभिमान की जो बातें थी, तो वो सॉवरेनिटी जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के पास, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वही अब देश को चलाने लगे थे. मोनार्की वहाँ पे ख़त्म हो गई थी. द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल, लाइक द आइडिया ऑफ ले पैट्रे एंड ले सिटियोन. तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जो थे, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस निकाली जिसके ज़रिए वो लोगों के अंदर एक होने की भावना को जगा सकते थे. उसके लिए उन्होंने 2 आइडियाज़ का इस्तेमाल किया, द फादरलैंड का और द सिटीज़न का. कि दिस इज़ आवर फादरलैंड, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, तो दे कंसिडर फ्रांस एज देयर
फादरलैंड, इसके लिए उसका वर्ड यूज़ होता है ले पेट्रे, और ले सितियों यानी द सिटीज़न, और हम यहाँ के नागरिक हैं. दिस वॉज वॉट दे फाउंड कॉमन अमंग ऑल. देन अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज चोजन, द ट्राई कलर. इट वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. तो पहले राजा के समय में जो झंडा था उसकी जगह पे अब एक ट्राई कलर चुना गया, 3 रंगों वाला, और जो यूजुअली है ब्लू, वाइट एंड रेड. ठीक है. इट वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल फ्लैग. द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली. सभी को पता एस्टेट जनरल क्या था. एस्टेट जनरल में क्या होता था कि उसके अंदर जो मेंबर्स होते थे वो तीनों एस्टेट से आते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी क्लर्जी, नोबल और अपने पीजेंट्स. तो उसको उन्होंने हटा दिया, और अब जो सिटीजन्स इलेक्ट होके आते थे, इट वाज ऑल इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्व्स एंड दे वर रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली. न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए गीत बनाए गए थे. ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड. सब ने कस्में खाई, और जो शहीद हुए थे इस रिवोल्यूशन के दौरान उनको याद किया गया. ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, एक देश के नाम पर. देन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी. फिर उन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि जहाँ से पूरा देश चलेगा, और उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज बनाए यानी रेगुलर लॉज बनाए जो हर नागरिक को फॉलो करने होंगे अगर वो उस इलाके में रहता है तो. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, है ना. तो फ्रेंच उस समय जितनी कॉलोनीज ये सब था, तो हर जगह अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो उस सबको हटा दिया गया, कॉमन चीज़ें ला दी गई. फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया. फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटर्न इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बाय डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट्स. अब पेरिस मुख्य बड़ा शहर था वहाँ का, कैपिटल था वहाँ का, तो वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती थी और लिखी भी जाती थी, तो इसीलिए वो कॉमन लैंग्वेज बन गई देश की, और जो रीजनल भाषाएं थी उसको उन्होंने डिस्करेज करना शुरू कर दिया था. और बस्टाइल जेल का हमला सभी को पता ही है. बात करेंगे द नेपोलियनिक कोड की, तो याद रहे 1805 या 03 के टाइम नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. तो 1804 के अंदर नेपोलियन सिविल कोड लाया था. So usually known as the Napoleonic Code, it did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. Napoleonic Code क्या था? Napoleonic Code आने के बाद जो नोबल्स को जो प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ वो हटा दी गई, कानून के सामने सब बराबर हो गए, और राइट टू प्रॉपर्टी सभी के लिए अलाउ हो गया. एंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. और जहाँ जहाँ पर भी फ्रेंच का कंट्रोल था उस समय, हर जगह पे इस कोड को लागू किया गया था. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. अब याद रहे उस समय फ्रांस लगातार कैप्चरिंग कर रहा था, तो चाहे वो डच रिपब्लिक हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इटली हो या जर्मनी, जहाँ जहाँ पर भी फ्रेंच रूल चल रहा था, नेपोलियन ने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल कर दिया. ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज. सर्फडम क्या होता है? स्लेवरी टाइप हो गया. मैनुअल ड्यूज क्या होता है कि दे हैड टू वर्क फॉर फ्री फॉर द नोबल्स, उसको भी उन्होंने हटा दिया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड इन द टाउन्स टू. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड पता है ना, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का एक एसोसिएशन बिजनेस में, और उनकी परमिशन के बिना वहाँ कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, तो उसको उन्होंने हटा दिया. नो गिल्ड्स. पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. अब फ्रांस में ये सब शुरू हो चुका था, अब धीरे धीरे अलग अलग. तो लेट अस डिस्कस अगेन स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. अलग अलग देशों में जब ये फैलने लगा राष्ट्रवाद, क्या था वो. तो when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. तो जब ये समाचार कि फ्रांस में ये सब हुआ है, ये सारा समाचार अलग अलग शहरों में पहुंचा यूरोप के,
तो उन शहरों के जो स्टूडेंट्स होते थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होता था, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, उसके जो मेंबर्स थे वो सब अपने अपने लिए जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। और फिर फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे इटली के हिस्सों में दाखिल हो चुकी थी। एंड विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अब्रॉड। और जैसे ही ये सब हुआ, ये सब क्रांतिकारी लड़ाइयों का नाम दिया गया इन्हें, और जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो आईडी सोच थी, वो अब फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप को पकड़ने वाली थी। नेपोलियन बोनापार्ट, द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार चुका था, तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, उस समय के यूरोपियन पावर्स जो सबसे बड़े थे वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। इन सब को मिलके नेपोलियन को हराना पड़ा, अकेले किसी की बस की बात नहीं थी। तो सभी लोग वियना में मिले, ऑस्ट्रिया में है वियना, वहाँ मिले और एक सेटलमेंट ड्रॉ किया, बनाया। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ये कांग्रेस यानी मीटिंग किसने बुलाई थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ड्यूक मेटरनिक ने। एंड द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। और फिर उन सभी ने मिलके ट्रीटी ऑफ वियना साल 1815 वाली साइन की। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक कोड। इनका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि नेपोलियनिक कोड के आने के बाद यूरोप में जो चेंजेस लाए गए थे उन्हें वापस से नॉर्मलाइज करना। और द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इनका सबसे मेन इंटेंशन क्या था कि नेपोलियन ने जिन जिन राजाओं को हराया था, जिन जिन किंगडम्स के राजाओं को हराया था, उन्हें वापस रिस्टोर करना था, और जो कंजर्वेटिव सिस्टम यूरोप में चल रहा था उसे वापस खड़ा कर देना था। दिस इज द कांग्रेस ऑफ वियना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंजर्वेटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कहाँ से निकला है? कंजर्वेटिव से। अब कंजर्वेटिव वो लोग होते थे जो पुरानी सोच में विश्वास रखते थे, कोई परिवर्तन चाहते नहीं थे। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिव रेजिम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जितने भी रूल शुरू हुए 1815 के बाद से, वो सब कैसे थे? ऑटोक्रेटिक थे, यानी दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। उनके बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता, उनको क्रिटिसाइज करता या उनके विरोध में जाता, उसको पसंद नहीं था। एंड दे सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और उन्होंने हर उस एक्टिविटी पे पाबंदी लगा दी, या उन सब सवालों पे सारे सवालों को उन्होंने बंद कर दिया जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की काबिलियत पे शक करते थे। They imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। उन्होंने हर उस चीज़ पे कंट्रोल ले लिया या सेंसरशिप लगा दी कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा रहा है, बुक्स में क्या हो रहा है, प्लेज में क्या हो रहा है, सॉन्ग्स में क्या लिखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी लिबर्टी और फ्रीडम की बात होती उन्होंने वो हर चीज़ को उसको बैन करना शुरू कर दिया था। लिबरलिज्म, अब ये दूसरा ग्रुप है। Liberals were those people who wanted democratic rule। तो द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हुआ उससे लिबरल्स को एक विचारधारा, उसके लिए एक सोच मिली और उसको इंस्पिरेशन लगातार मिलता रहा। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और जो सबसे बड़ा इशू लिबरल्स ने उठाया था वो क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस। एंड देयरफॉर दे क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स। और वो क्या थे, क्या ऑर्डर्स थे? वो ये वाले ऑर्डर्स थे। कंजर्वेटिव्स ने क्या इम्पोज कर दिया था? सेंसरशिप। इसके खिलाफ उन्होंने अपोज किया था। किसने? लिबरल ने। ठीक है, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज।
अब वो जो समय था क्रांतिकारियों का समय था. तो as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came up to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स जो उस समय के रीजन्स यानी पावर्स थी, अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट्स थी या किंग्स थे, वो अपने अपनी पावर को पकड़ के रखना चाहते थे. तो जितना वो उसको ज़्यादा क्रश करने की कोशिश करते, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म उतना ही बड़ी तेज़ी के साथ उनसे जुड़ता गया. और ऐसे रिवॉल्यूशंस बहुत सारी जगह पर भी हुए. नाउ दिस रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडल क्लास, elite among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. अब इन सारी मूवमेंट्स को लीड कौन कर रहा था, लिबरल मूवमेंट्स को? तो जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उसमें भी टॉप वाला यानी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं और जो बिजनेस पीपल है वो लीड कर रहे थे इसे. रेवोल्यूशन इन 1813, 1830 एंड 1848 कौन से थे? तो फ्रांस के बाद जो पहली बवाल हुई वो थी 1830 में. द फर्स्ट अपफील टूक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. शुरुआत यहीं से हुई थी. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. आप सभी ने ये पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड, द बोर्बोन किंग्स, लुई 16 वाला जो डायनेस्टी था उसको वापस रिस्टोर कर दिया गया था. लेकिन 1830 के अंदर उन्हें लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने हटा दिया. एंड दे इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट हेड. तो नया राजा कौन बना? लुइस फिलिप. पर कैसा राजा था वो? ही वॉज जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री. आज जैसे क्वीन एलिजाबेथ है वैसे ही, ठीक है. द किंग हैड नो पावर्स. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the UK and of the Netherlands. अब जुलाई रेवोल्यूशन जो था उसने आग कहाँ लगाई? ब्रसेल्स में, बेल्जियम. और बेल्जियम उस समय नेदरलैंड्स का हिस्सा था और वहाँ से वो फिर अलग हो गया. रेवोल्यूशन इन 1848. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and the workers in many European countries in the year 1848, a revolution was led by educated middle class was underway. तो उस समय गरीब हो, बेरोज़गार हो, भूखे लोग हो, वर्कर्स हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 के अंदर वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. लेकिन इन सबको लीड कौन कर रहा था? इन सबको लीड कर रहा था एजुकेटेड मिडल क्लास. इट ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed. और फिर क्या हुआ? जो मोनार्क थे, राजा थे, उनको अपना थ्रोन खाली करना पड़ा और एक रिपब्लिक सिस्टम लाया गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज. यानी इसमें क्या था कि सिर्फ मेल्स को ही वोट देने का अधिकार था, उसको शुरू किया गया. यानी उन्होंने फीमेल्स को राइट टू वोट दिया नहीं था. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट वॉज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज. ठीक है, मेल यानी सिर्फ ओनली द मेल वर अलाउड टू वोट. In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined the demands for constitutionalism with national unification. यूरोप्स के और भी हिस्से थे जहाँ पे नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी था. ये सब एम्पायर्स थे, ठीक है, कोई अलग देश नहीं थे. तो वहाँ के जो नागरिक थे और लिबरल मिडिल क्लास के जो नागरिक थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर दिया. यानी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन भी चाहिए, यानी हमारा एक देश बनना चाहिए. एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश द डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. और उस समय की जो माहौल था उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी डिमांड्स को आगे किया. डिमांड क्या थी उन्हें? उनकी क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट, एक देश की स्थापना करना और जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस पे चले, यानी वी इलेक्ट आवर ओन लीडर्स एंड फॉर्म आवर ओन गवर्नमेंट्स. ये प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते थे. ये देखिए, ये 1848 और 1830 की पिक्चर्स हैं.
द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अब जर्मनी की खास बात करेंगे यहाँ पे। इन द जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly. उस समय जर्मन रीजन बहुत सारे थे, कुछ इस तरफ थे, कुछ ओटोमान के पास थे, कुछ प्रशियन एम्पायर में थे, सब फैला हुआ था। तो जितने भी जर्मन इलाके थे, हर जगह से बहुत सारे लोग आए, अपने अपने एसोसिएशन बना दिए। उनके जो मेंबर्स थे ये सभी लोग मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स, बिजनेसमैन और ये सब थे। ये सब साथ में आए फ्रैंकफर्ट शहर में और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। साल 1848, तारीख 18 मई। ऑन 18 मई 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 ये दिन और ये तारीख था और तकरीबन 831 इलेक्टेड मेंबर्स एक बड़े ही शान वाले ढंग से जुलूस के साथ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में बनाई गई थी। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. उन्होंने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के लिए। उसमें लिखा गया कि राजा ही हेड होगा, लेकिन पार्लियामेंट पूरा देश चलाएगी। ठीक है, द किंग वुड ओनली बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। Now when the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो जो अलग अलग रीजन्स के जो हेड होते हैं ना, जर्मन एरिया के जो हेड थे, उन सभी ने अपने अपने मुकुट किसको ऑफ़र किए? फ्रेडरिक विल्हेम को, जो कि प्रशिया के राजा थे उस समय। लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया। उनको कहा गया कि आप जर्मनी के राजा बनिए, पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जो बाकी राजा विरोध में थे उनके साथ वो जुड़ गए। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliamentary eroded. जैसे जैसे एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री का अपोजिशन स्ट्रांग होता गया, तो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं सड़ने लगा था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्टन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स थे मोस्टली कहाँ से थे? मिडिल क्लास के थे, और वो वर्कर्स की डिमांड हो, आर्टिसन यानी क्राफ्टमैन की डिमांड हो, उनकी बात उन्होंने कभी सुनी नहीं, और इसीलिए दे लॉस्ट देयर सपोर्ट एंड द पार्लियामेंट का जो उनका आइडिया था वो लॉस्ट हो रहा कहीं ना कहीं। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और फिर एंड में क्या हुआ? राजा ने सेना भेजी और असेंबली को भंग कर दिया गया। Women were denied suffrage rights during the election of the assembly। और जब ये असेंबली का चुनाव हो रहे थे, मेंबर्स इलेक्ट हो रहे थे, किसी भी फीमेल मेंबर को इन्होंने अलाउ नहीं किया वोट करने के लिए भी। तो when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। और जब सेंट पॉल चर्च में पार्लियामेंट चल रही थी, विमेंस को सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल दिया गया था, और वो भी कहाँ पे? विजिटर गैलरी में, यानी उन्होंने एक्चुअली में कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था। दिस आर द इमेजेस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। नाउ विल टॉक अबाउट इमरजेंसी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब ये कैसे बन रहा है? तो जो एक मॉडर्न स्टेट कैसा होना चाहिए, नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल सेट किया था ग्रेट ब्रिटेन ने, ऐसा माना जाता है। तो द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपको देखना है कि एक नेशन स्टेट क्या होता है, यू मस्ट सी ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा लोगों का मानना था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपील और रिवोल्यूशन। ब्रिटेन जब नेशन स्टेट बना तो वो कोई ऐसे अचानक से नहीं हो कि वहाँ कोई लड़ाई हो गई या लोग सामने हो गए, ऐसा नहीं था। समय रहते वहाँ की सरकार, वहाँ के राजा ने ही इसकी परमिशन दी थी। The primary identities of the people who inhabited the British Isles यानी islands were ethnic ones।
वहाँ पे रहने वाले सभी एथनिक यानी पुराने लोग थे, जैसे सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड में रहते थे, वेल्स यानी जो वेल्स में रहते थे, स्कॉट यानी जो स्कॉटलैंड में रहते थे, और आयरिश यानी जो आयरलैंड में रहते थे। ये सब ब्रिटिश आइल्स के हिस्से थे। नाउ ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। सभी के अपने अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। ये वेल्स, स्कॉटलैंड सब अलग अलग था, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन का वेल्थ बढ़ा, इंग्लैंड का वेल्थ बढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा, उसकी पावर बढ़ी, तो वो आसानी से अपना इन्फ्लुएंस जो बाकी आइलैंड्स थे उन पर करने लगा, जैसे वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड, इन पे करने लगा। और फिर द इंग्लिश पार्लियामेंट, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of an protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. और उस समय की जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, जिसने अपने राजा से पावर ले लिया था 1688 में, 1688 में ही, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो उसी के ज़रिए इंग्लैंड उसका सेंटर बन गया और एक नेशन स्टेट डेवलप हुआ। और फिर द एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन बना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड साथ में आ गए साल 1707 में। और एक कौन सा लॉ था? एक्ट ऑफ यूनियन लॉ था। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, एंड देयरफॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब इंग्लिश पार्लियामेंट बदल गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members, क्योंकि इन्फ्लुएंस उनका ही ज़्यादा था। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रो करना, इसका ये मतलब निकाला गया कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, जो उससे बहुत ही अलग था ब्रिटेन अपने इंग्लैंड से, उसको सिस्टमेटिक ढंग से ख़त्म करने जाने लगा। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. अब याद रहे, क्रिश्चियंस बेसिकली दो प्रकार के, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो जो इंग्लैंड में जो रहते थे दे वर ऑल प्रोटेस्टेंट्स, और स्कॉटलैंड में सब थे कैथलिक्स। तो जो कैथलिक ग्रुप था और स्कॉटिश हाईलैंड्स यानी जो ऊपर के इलाके वहाँ रहते थे, उनको बहुत ही टेरिबली उनको सप्रेस किया गया, उनको दबाया गया, क्रश किया गया जब भी उन्होंने आज़ाद होने की बात कही। द स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्हें अपनी भाषा बोलने की छूट नहीं थी। गैलिक भाषा का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे और ना ही अपना नेशनल ड्रेस पहन सकते थे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो अपने घर से निकाल भी दिया गया था। And similarly, like Scotland, Ireland also suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. आज भी आप देखेंगे तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला हिस्सा था, इट इज़ ऑल प्रोटेस्टेंट्स, एंड द सदर्न आयरलैंड इज़ ऑल कैथलिक्स। तो आज तो दो अलग ये देश बढ़ चुका है। नॉर्दर्न आयरलैंड आज है ब्रिटेन के साथ, और जो सदर्न था वो बन चुका है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक अलग देश है। अब इट इज़ डोमिनेटेड बाय कैथलिक्स। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री। तो अंग्रेज़ों ने मदद की प्रोटेस्टेंट्स की आयरलैंड के, ताकि वो अपना प्रभुत्व पूरे देश पे जमा सके। कैथलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और कैथलिक्स के जो रिवॉल्ट्स थे, उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, उसको बार बार सप्रेस किया जाने लगा। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके इन 1801। फिर एक फेल्ड रिवॉल्ट भी हुआ जो सक्सेस नहीं किया, वुल्फ टोन ने और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन ने किया था 1798 में, लेकिन वो फेल हो गया और आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में शामिल किया गया 1801 में। एंड देयरफॉर अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ठीक है, और एक नए ब्रिटिश नेशन की जन्म हुआ, जिसको उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से हासिल किया था और अपने कल्चर को थोपा था।
The symbols of the New Britain, the British flag, also known as the Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. और जो बाकी के जो नेशंस थे वो सिर्फ उसका एक हिस्सा बन के रह गए. दे हैड नो प्रॉपर इक्वल वेटेज. तो हर चीज़ ब्रिटेन की जो थी उसको इम्पोज करने जाएगा, चाहे वो ब्रिटेन का फ्लैग हो, ब्रिटेन का एंथम हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी थी उसको इम्पोज किया गया. तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड उनकी भाषा और उनकी कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया. So we will wait here. This is the part 1 of the lesson. Part 2 will come soon with unification of Germany and Italy.